कहानी की शुरुआत अमेज़न में अपना काम पूरा करने के बाद ये पूरा ग्रुप एक प्राइवेट प्लेन से खुशी खुशी घर लौट रहा होता है, लेकिन अचानक एक भयानक धमाका होता है और प्लेन का इंजन पूरी तरह फेल हो जाता है। चीख पुकार के बीच अनियंत्रित हुआ प्लेन सीधे हजारों फीट नीचे जंगल की तरफ गिरने लगता है। हवा के भारी दबाव से प्लेन का पिछला हिस्सा हवा में ही डूब जाता है, जिससे कुछ स्टूडेंट्स सीधे आसमान से नीचे गिरकर दम तोड़ देते हैं। आखिरकार प्लेन पेड़ों को बेरहमी से चीरते हुए क्रैश हो जाता है। पेड़ों की नुकीली टहनियां पायलट के शरीर के आर पार हो जाती हैं और चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखर जाती हैं। जो कुछ लोग जिंदा बचते हैं वे जख्मी हालत में मलबे से बाहर निकलते हैं। तभी एक और हादसा होता है। प्लेन का घूमता हुआ पंखा एक स्टूडेंट का सिर धड़ से अलग कर देता है। इस अफरा तफरी में उनका जीपीएस ट्रैकर भी खो जाता है और मोबाइल में कोई सिग्नल न होने के कारण वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। जंगल की जानकारी रखने वाला शख्स भी मारा जा चुका था। अब वे सब अमेज़न के इस जानलेवा जंगल में पूरी तरह अकेले थे। तभी झाड़ियों के पीछे से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हार्वे नाम के लड़के को लगता है कि पास का कोई कबीला उनकी मदद कर सकता है, लेकिन तभी उन पर जहरीले तीरों और डांट से अंधाधुंध हमला हो जाता है। इस हमले में हार्वे की गर्लफ्रेंड मारी जाती है और बाकी सभी को जहरीली सुई मारकर बेहोश कर दिया जाता है। जब जस्टिन को होश आता है तो वो खुद को एक लकड़ी की नाव में रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। उसके सामने गहरे काले रंग से पुता हुआ एक खूंखार आदिवासी बैठा था, जो हिलने पर जस्टिन पर बेरहमी से चिल्लाता है। धीरे धीरे नाव किनारे पहुंचती है, जहां बच्चों से लेकर बूढ़ों तक पूरे कबीले ने अपने शरीर पर डरावना लाल रंग पोता हुआ था। वे भूखे भेड़ियों की तरह इन स्टूडेंट्स को घेर लेते हैं और अजीब तरह से छूने लगते हैं। लेकिन असली खौफ तब सामने आता है जब उनकी नजर पेड़ों पर लटके इंसानी कंकालों और बांस पर टंगी खोपड़ियों पर पड़ती है। जस्टिन और उसके साथियों को समझ आ जाता है कि वे किसी आम कबीले के हथों नहीं चढ़े, बल्कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक नरभक्षी कबीले के पिंजरे में कैद हो चुके हैं, जहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। नरभक्षियों के उस खौफनाक गांव में पहुंचते ही चारों तरफ एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। तभी भीड़ को चीरते हुए लाठी टेकती हुई एक बूढ़ी औरत सामने आती है, जो इस पूरे कबीले की मुखिया है। उसकी लाठी की एक आवाज पर ही पूरा कबीला एकदम शांत हो जाता है। वो धीरे धीरे हर एक स्टूडेंट के पास जाकर उन्हें बेहद गौर से देखती है और अपनी अजीब भाषा में कुछ कहती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। इसके तुरंत बाद आदिवासियों इन डरे हुए स्टूडेंट्स को जबरदस्ती घसीटते हुए सुअरों के एक बेहद गंदे और बदबूदार पिंजरे में बंद कर देते हैं। बाहर खड़े आदिवासी उन्हें इस तरह घूर रहे होते हैं जैसे कसाई जानवरों को काटने से पहले देखता है। तभी इस ग्रुप का एक मोटा लड़का सबसे ज्यादा बदकिस्मत साबित होता है। आदिवासी उसे बाकी लोगों से अलग करके पिंजरे से बाहर खींच लेते हैं। कबीले की वही मुखिया उसके पास आती है और उसे जबरदस्ती एक अजीब सा तरल पदार्थ पिला देती है। उसे पीते ही लड़के का पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगता है और वो बेबस हो जाता है। इसके तुरंत बाद कुछ ताकतवर आदिवासी उसे एक बड़ी चट्टान पर लिटाकर उसके हाथ पैर कसकर पकड़ लेते हैं। अब जो होने वाला था वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। कबीले की मुखिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और अपने हाथ में पकड़े तेज चाकू से एक ही झटके में उस मोटे लड़के की आंखें बाहर निकाल लेती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट तड़पते हुए लड़के के सामने ही उसकी आंखों को कच्चा चबाने लगती है। पिंजरे में बंद जस्टिन और बाकी स्टूडेंट्स ये खौफनाक मंजर देखकर डर से कांपने लगते हैं। तभी कबीले का मुख्य कसाई एक बड़ा कुल्हाड़ा लेकर आगे आता है और बेरहमी से उस लड़के के हाथ और पैर काटने शुरू कर देता है। लड़का जिंदा था और दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इसके बाद आदिवासी रुकते नहीं है। वे उसकी लाश के टुकड़ों पर एक खास तरह का लेप लगाते हैं और उसे गांव के बीच बनी मिट्टी की भट्टी में पकने के लिए डाल देते हैं। धीरे धीरे इंसानी मांस के भुनने की गंध पूरे गांव में फैल जाती है। दूसरी तरफ जहां बाकी सभी स्टूडेंट्स अपनी मौत को सामने देकर रो रहे थे, वहीं इस पूरे ग्रुप का लीडर एलेजांद्रो अजीब रूप से बिल्कुल शांत दिखाई देता है। वो छुपकर अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरह बाहर मैसेज भेज सके, लेकिन इस घने जंगल में उसकी ये कोशिश पूरी तरह बेकार साबित होती है। कुछ ही देर में भट्टी से मांस तैयार हो जाता है और पूरा कबीला एक आम इंसानी दावत की तरह बैठकर उस मोटे लड़के का मांस खाने लगता है। ये देखकर पिंजरे में बंद कैदियों की हालत जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें उसी गंदगी और बदबू के बीच कैद रहना था। धीरे धीरे रात हो जाती है और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है। वहां बिजली तो थी नहीं, बस जगह जगह जल रही आग की रोशनी ही अंधेरे को दूर कर रही थी। मौका देखकर स्टूडेंट्स धीरे धीरे आपस में भागने का प्लान बनाने लगते हैं। एक लड़का कहता है कि अगर उनका खोया हुआ जीपीएस ट्रैकर मिल जाए तो वे बाहर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन एलेजांद्रो उसकी बात काटते हुए कहता है कि ये सब बेकार है। आदिवासी हर तरफ पहरा दे रहे हैं और जैसे ही वे पिछले शिकार का मांस खत्म करेंगे, अगली बारी हमारी ही होगी। ये सुनते ही जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वो जानती थी कि इस पूरी मुसीबत की जड़ एलेजांद्रो ही है। इसी बीच ग्रुप की एक एथलीट लड़की हिम्मत जुटाती है और चुपके से पिंजरे की छत पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पहरा दे रहा आदिवासी सतर्क हो जाता है और बिना एक पल गवाए
टकटकवाए उस पर बेहोशी वाला तीर चला देता है। लड़की सीधे नीचे गिरती है और इसी के साथ उनके भागने की पहली कोशिश और उनकी बची कुची उम्मीदें उसी पल टूट जाती हैं। अगली सुबह जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कबीले का एक छोटा लड़का पिंजरे के बाहर बैठा है। उसकी नजर जस्टिन के गले में चमकीले सीटी वाले हार पर टिकी हुई थी। जस्टिन को लगता है कि बच्चे को दोस्त बनाने का ये सही मौका है, इसलिए वो धीरे से उस सीटी को बजा देती है, लेकिन उसकी ये चाल उल्टी पड़ जाती है। सीटी की आवाज सुनते ही कबीले का वो खूंखार कसाई अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और गुस्से में सभी लड़कियों को पिंजरे से बाहर खींच लेता है। वे उन्हें उसी चट्टान पर ले जाते हैं जहां मोटे लड़के की बलि दी गई थी। वहां उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं और कबीले की बूढ़ी मुखिया एक एक करके लड़कियों के शरीर की जांच करने लगती है, जैसे वो तय कर रही हो कि अगला शिकार कौन बनेगा। कुछ देर बाद वो बाकी लड़कियों को तो वापस पिंजरे में भेज देती है, लेकिन जस्टिन को अलग कमरे में ले जाया जाता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स बुरी तरह डर जाते हैं। तभी अचानक मौसम करवट लेता है और आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पहरेदारों को छोड़कर बाकी सभी आदिवासी अपनी झोपड़ियों में छिप जाते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पिंजरे के अंदर बंद एथलीट लड़की समैंथा भागने का मन बनाती है। पिंजरे के अंदर से एक लड़का चालाकी से अपने फोन की रिंगटोन बजाकर पहरेदार का ध्यान भटका देता है। मौका मिलते ही समैंथा फुर्ती से पिंजरे के ऊपर चढ़कर बाहर कूद जाती है। कॉलेज की रनर होने के कारण वो उस कीचड़ और फिसलन भरी जमीन पर भी हवा की रफ्तार से दौड़ती है। भागते भागते उसे नदी किनारे एक लकड़ी की नाव दिखती है। वो बिना देर किए उसमें कूदती है और खुद को बचाने के लिए वहां से निकल भागती है। कुछ देर बाद जब बारिश रुकती है तो आदिवासी जस्टिन को वापस घसीटते हुए पिंजरे में डाल देते हैं। हालांकि जस्टिन के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके पूरे चेहरे और बदन पर अजीब सा लाल और सफेद रंग पोत दिया गया था। उसके साथ ही पूरी तरह कंफ्यूज थे कि आखिर जस्टिन के साथ क्या किया गया है। तभी उनकी नजर कबीले की एक दूसरी लड़की पर पड़ती है, जिसे बिल्कुल वैसा ही लाल और सफेद रंग लगाया गया था। उसे देखकर सबको हकीकत समझ आ जाती है। दरअसल वो आदिवासी जस्टिन को कबीले की एक खास रस्म यानी शादी के लिए तैयार कर रहे थे, ताकि उसे हमेशा के लिए अपने कबीले का हिस्सा बना सके। ये सुनते ही जस्टिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी एलेजांद्रो एक बेहद अजीब और मतलबी बात कहता है। वो कहता है कि जस्टिन को खुद को खुशनसीब समझना चाहिए, क्योंकि जिससे ये लोग शादी करते हैं उसे बाकी कैदियों से थोड़ा ज्यादा समय तक जिंदा रहने का मौका मिलता है। ये सुनकर पिंजरे का दूसरा लड़का गुस्से में एलेजांद्रो को चुप कराता है और जस्टिन को ढांढस बंधाता है कि वे यहाँ से जरूर निकलेंगे। इसी बीच कुछ आदिवासी खाना लेकर पिंजरे के पास आते हैं और कैदियों को जबरदस्ती खाने के लिए कहते हैं। जस्टिन की नजर फिर उसी छोटे लड़के पर पड़ती है और वो दोबारा अपनी सीटी बजाती है। एलेजांद्रो उसका मजाक उड़ाता है और बिना कुछ सोचे समझे कटोरे में रखा हुआ मांस खाने लगता है। वहीं पास बैठी एक सुनहरे बालों वाली लड़की एमी, जो कि शाकाहारी थी, भूख के मारे तड़प रही थी। आखिरकार भूख के आगे मजबूर होकर वो भी कांपते हाथों से वो मांस खाने लगती है। लेकिन जैसे ही खाना खत्म होता है, एमी की नजर कटोरे के नीचे पड़े एक हिस्से पर पड़ती है, जहाँ उसकी सहेली समैंथा का खास टैटू बना हुआ था। एमी को पल भर में समझ आ जाता है कि वो जिस मांस को खा रही थी वो कोई जानवर नहीं, बल्कि उसकी वही दोस्त समैंथा थी जो नदी के रास्ते भाग निकली थी। ये खौफनाक सच्चाई एमी का दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गहरे सदमे और पागलपन में आकर तुरंत उस मिट्टी के कटोरे को पत्थर पर तोड़ती है और उसी के नुकीले टुकड़े से अपने ही गले को बेरहमी से रेत लेती है। कुछ ही पलों में पिंजरे के अंदर तड़पते हुए उसकी सांसें थम जाती। एमी की खौफनाक आत्महत्या के बाद पिंजरे में बचे हुए स्टूडेंट्स समझ चुके थे कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उनका ही होगा। इसलिए वे अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक और आखिरी दांव खेलने का फैसला करते हैं। वे चुपके से एमी की लाश के पास जाते हैं, उसका मुंह खोलते हैं और एक छोटी लकड़ी की मदद से मारिजुआना नशीले पत्ते उसके गले के अंदर तक ठूंस देते हैं। उनका प्लान साफ था, जब आदिवासी इस मांस को पकाकर खाएंगे तो पूरा कबीला नशे में डूब जाएगा और उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा। कुछ ही देर बाद वही खूंखार कसाई वहां आता है और बिना किसी देरी के एमी की लाश के टुकड़े करके उसे मिट्टी की भट्टी में पकने के लिए डाल देता है। जैसे ही मांस पकता है, उसकी गंध पूरे गांव में फैल जाती है और नशे से अनजान आदिवासी उस खाने पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। लेकिन इस बार खेल पलट जाता है। मांस खाने के कुछ ही मिनटों बाद आदिवासियों की चाल लड़खड़ाने लगती है, उनकी आंखें भारी होने लगती हैं और एक एक करके पूरा कबीला नशे के गहरे असर में जमीन पर गिरने लगता है। यही वो मौका था जिसका कैदी इंतजार कर रहे थे। जस्टिन तुरंत पिंजरे से बाहर निकलती है और अपने साथी डैनियल के साथ पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगती है। पिंजरे में बंद एक और लड़का भी उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेजांद्रो अपनी जान बचाने के लिए एक बेहद घटिया हरकत करता है। वो उस लड़के को जोर से मारकर वहीं बेहोश कर देता है, ताकि जब आदिवासी होश में आए तो वे उस लड़के को पकड़ने में व्यस्त हो जाएं और एलेजांद्रो को भागने का वक्त मिल सके। जस्टिन के पास रुकने का समय नहीं था, इसलिए वो मजबूरन उन्हें वहीं छोड़कर डैनियल के साथ आगे बढ़ जाती है। पीछे छूटा वो लड़का जब होश में आता है तो देखता है कि दो आदिवासी उसके
सामने खड़े पागलों की तरह हंस रहे हैं। उसे लगता है कि वो चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन तभी नशे में धुत एक आदिवासी अचानक उसका हाथ पकड़कर अपने दांतों से उसका मांस नोच लेता है। लड़का दर्द से चीखता हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बाकी आदिवासी भी होश में आकर उस पर टूट पड़ते हैं। पलक झपकते ही भूखे जानवरों की तरह वे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसकी चीखें हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और डैनियल बिना रुके नदी के किनारे किनारे भाग रहे थे, लेकिन तभी नदी पार करते वक्त जस्टिन का पैर फिसल जाता है और वो पानी के तेज बहाव में बहने लगती है। डैनियल घबराकर किनारे किनारे दौड़ता है और एक पेड़ की मजबूत डाल के सहारे जस्टिन को मौत के मुंह से बाहर खींच लेता है। दोनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन बिना रुके वे जंगल के अंदर बढ़ते हैं और चलते चलते अनजाने में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन अब वो जगह किसी शमशान से कम नहीं थी। वहां क्रैश में मारे गए उनके दोस्तों की लाशें बांसों पर टंगी हुई थी, जो धूप में सूखकर नरभक्षियों के अगले भोजन में तब्दील हो रही थी। डैनियल बिना वक्त गवाए सीधे प्लेन के मलबे की तरफ भागता है ताकि कोई मदद की चीज ढूंढ सके। आखिरकार उसकी किस्मत साथ देती है और उसे मलबे में अपना GPS ट्रैकर मिल जाता है, लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए जस्टिन को एक मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। उस मोबाइल की रिंगटोन का पीछा करते हुए जस्टिन और डैनियल तेजी से लाशों की जेबें टटोलने लगते हैं। आखिरकार उन्हें एलेजांद्रो की गर्लफ्रेंड की जेब से एक चालू फोन मिल जाता है। उनके चेहरों पर राहत की चमक अभी आई ही थी कि तभी जंगली जानवरों की तरह उनका पीछा कर रहे आदिवासी वहां आ धमकते हैं और उन दोनों को दोबारा दबोच लेते हैं। इतनी कोशिशों के बाद भी उनका बचना अब नामुमकिन हो चुका था। कबीले में वापस लाते ही आदिवासी औरतें जस्टिन को पकड़कर उसकी शादी की खौफनाक रस्म के लिए तैयार करने लगी हैं। उसके शरीर पर अजीबोगरीब रंग पोत दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनियल को सबक सिखाने के लिए कबीले के बीच एक लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया जाता है। कबीले का मुख्य कसाई आगे बढ़ता है और बेरहमी से एक एक करके डैनियल के हाथ पैरी हड्डियां तोड़ देता है ताकि वह हिल भी न सके। इसके बाद उसके पूरे बदन पर मीठी गंध वाली हरी मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। कुछ ही पलों में सैकड़ों आदमखोर चींटियां डैनियल के शरीर पर रेंगने लगती है और उसकी चमड़ी को जिंदा नोचना शुरू कर देती है। डैनियल दर्द से पागलों की तरह चीखता है, लेकिन उसकी मौत का तमाशा पूरा कबीला देख रहा था। उधर जस्टिन को पूरी तरह सजाकर कबीले की बुजुर्ग मुखिया हाथ में एक छोटा चाकू लेकर उसके सामने आती है ताकि शादी की खौफनाक रस्म शुरू की जा सके। लेकिन तभी अचानक पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और बाहर से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आती है। एक आदिवासी भागता हुआ गांव में घुसता है, जिसके हाथ में किसी बाहरी इंसान का कटा हुआ सिर था। ये देखकर कबीला समझ जाता है कि जंगल में आधुनिक हथियारों से लैस कोई बाहरी लोग आ चुके हैं। मुखिया तुरंत कबीले के सभी मर्दों को शिकार पर निकलने का हुक्म देती है और पूरा गांव खाली हो जाता है। पीछे सिर्फ औरतें, बच्चे और वही छोटा आदिवासी लड़का रह जाता है जो जस्टिन की सीटी से आकर्षित हुआ था। मौका पाते ही वो छोटा लड़का पिंजरे के पास आता है और जस्टिन की रस्सियां काटकर उसे आजाद कर देता है। जस्टिन भागने ही वाली होती है, लेकिन चींटियों से तड़प रहे डैनियल को देखकर उसका दिल पसीज जाता है और वो उसे भी छुड़ाने लगती है। डैनियल दर्द से कराहते हुए उसे रोकता है और कहता है कि वो फोन लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाए, क्योंकि यही उसका आखिरी मौका है। तभी वो छोटा आदिवासी लड़का डैनियल को बेहोश करता है और अगले ही पल चाकू से उसका गला रेत देता है ताकि उसे इस भयानक दर्द से मुक्ति मिल सके। ये देखकर जस्टिन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अब रोने का वक्त नहीं था। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। पिंजरे में बंद एलेजांद्रो मदद के लिए उसे पुकारता रहता है, लेकिन इस बार जस्टिन उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और उसे उसके कर्मों के भरोसे छोड़ देती है। वो छोटा लड़का जस्टिन को जंगल के गुप्त रास्तों से निकालते हुए कबीले की सीमा से काफी दूर सुरक्षित छोड़ देता है। जाने से पहले जस्टिन भावुक होकर अपनी सीटी वाला हार उस बच्चे को तोहफे में दे देती है, लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही थी, क्योंकि जैसे ही जस्टिन नदी पार करने की कोशिश करती है, सामने से लौट रहे आदिवासी उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। नदी पार करते ही जस्टिन के सामने अचानक एक विशाल काला जगुआर आ जाता है। आदिवासी इस जानवर को भगवान का संकेत मानते थे। हैरानी की बात यह थी कि जगुआर जस्टिन पर हमला नहीं करता और इसे एक इशारा समझकर आदिवासी उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। जान बचाकर जब जस्टिन नदी के दूसरी तरफ पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। वहां एक नई रेस्क्यू टीम और नरभक्षियों के बीच भयानक गोलीबारी चल रही थी। आधुनिक हथियारों के सामने आदिवासी एक एक करके गिर रहे थे। तभी जस्टिन के दिमाग में एक विचार आता है। वो अपना फोन हाथ में लेकर हाथ ऊपर करते हुए सीधे रेस्क्यू टीम के सामने पहुंच जाती है ताकि कोई उसे दुश्मन न समझ ले। वो चिल्लाकर बताती है कि वो कोई आदिवासी नहीं बल्कि एक सर्वाइवर है। हाथ में फोन देकर टीम का कमांडर समझ जाता है कि ये कोई विदेशी नागरिक है और सैनिक तुरंत फायरिंग रोक देते हैं। आखिरकार इतने दिनों के नर्क के बाद जस्टिन खुद को सुरक्षित महसूस करती है। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले जब एक सैनिक उससे पूछता है कि क्या कोई और भी जिंदा बचा है, तो जस्टिन की आंखों के सामने अपने दोस्तों की खौफनाक मौत घूम जाती है। वो कुछ पल सोचती है और झूठ बोल देती है कि केवल वही जिंदा बची है और बाकी सब क्रैश में ही मारे गए। वो एलेजांद्रो को उसी आदमखोर कबीले के बीच मरने के लिए छोड़ देती है। जस्टिन सुरक्षित अपने घर लौट आती है और उसकी ये कहानी पूरी दुनिया में फैल जाती है। मीडिया उसे एक हीरो की तरह दिखाने लगता है, लेकिन जस्टिन दुनिया से एक बहुत बड़ा सच छुपा लेती है। वो अपनी आधिकारिक गवाही में कभी नहीं बताती कि उसके दोस्तों को आदिवासियों ने खाया था, बल्कि वो उल्टा ये कहानी गढ़ती है कि उन आदिवासियों ने ही उसकी जान बचाई थी। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि
कि दुनिया उस कबीले को एक खतरा मानकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म न कर दे। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। कुछ दिनों बाद जब जस्टिन अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे एलेजांद्रो की बहन का फोन आता है। उसकी बहन बताती है कि उसे हाल ही में अमेज़न की कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं, जिनमें एक अजीब आदमी दिखाई दे रहा है। उसका पूरा शरीर काले रंग से पुता हुआ है और उसकी शक्ल काफी हद तक एलेजांद्रो से मिलती है। ये सुनते ही जस्टिन के होश उड़ जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि एलेजांद्रो मरा नहीं है, बल्कि वो अब उसी नरभक्षी कबीले का हिस्सा बन चुका है और शायद उनका नया खूंखार कसाई बन गया है। और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।